नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, वैदिक ज्ञान का वृक्ष यानी द वैदिक ट्री ऑफ नॉलेज। देखिए, ये कोई साधारण इतिहास का पाठ नहीं है। हम इन पुराने जटिल ऐतिहासिक नोट्स को ऐसे समझेंगे जैसे हम किसी प्राचीन रहस्यमयी लाइब्रेरी की सैर कर रहे हों। हम देखेंगे कि कैसे ये विशाल फैमिली ट्री बना और कैसे इस ज्ञान की धारा ने हमारे समाज की पूरी नींव रख दी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। ये समझ लीजिए कि ये हमारे आज के सफर का टेबल ऑफ कंटेंट्स है। हम वैदिक जड़ों के परिचय से शुरुआत करेंगे, फिर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की गहराई में जाएंगे और आखिर में इस पूरे वैदिक साहित्य का एक शानदार और कंप्लीट समरी देखेंगे। तो हमारा पहला भाग है वैदिक जड़ों का परिचय। आइए देखते हैं कि आखिर इस पूरी कहानी की शुरुआत कहां से हुई। अब इन ऑथेंटिक नोट्स को देखें। जब हम वैदिक संस्कृति की बात करते हैं तो वेद शब्द का असली मतलब होता है जानना, यानी प्योर नॉलेज, और इसे स्थापित करने वाले आर्य थे। संस्कृत में आर्य सिर्फ किसी भाषाई समूह का नाम नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, नोबल या एक स्वतंत्र व्यक्ति। है ना, कितना दिलचस्प। और यहीं से प्राचीन भारतीय ज्ञान दो बहुत ही स्पष्ट हिस्सों में बंट जाता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति का मतलब है जो सुना गया। जरा सोचिए, उस दौर में जब कोई लिपि या स्क्रिप्ट नहीं थी, तब ये वेद सिर्फ सुनकर, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी एकदम सटीक रूप से आगे बढ़ाए गए। वहीं दूसरी तरफ है स्मृति, जिसका मतलब है जो याद रखा गया। इसे बाद में इंसानों द्वारा रचा गया, जैसे कि वेदांग। ये अंतर समझना बिल्कुल क्रूशियल है। अब जो जानकारी आप यहां देख रहे हैं वो सच में बहुत बड़ी डिबेट का हिस्सा है। आर्यों का असली घर कहां था? अलग अलग विद्वानों के अलग अलग सिद्धांत हैं। मैक्स मुलर कहते थे कि वे मध्य एशिया से आए, जबकि बाल गंगाधर तिलक का सिद्धांत उन्हें सीधे नॉर्थ पोल यानी आर्कटिक से जोड़ता है। दयानंद सरस्वती जी ने तिब्बत को उनका मूल स्थान माना, और डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे विद्वानों का पक्का मानना है कि वे सप्त सैंधव यानी भारत के ही थे। इतने सारे अलग अलग विचार बहुत ही फैसिनेटिंग है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, ऋग्वेद। ये हमारे इस प्राचीन ज्ञान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पिलर है। इस नंबर पे जरा गौर कीजिए, 10,462। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ऋग्वेद में ठीक 10,462 मंत्र हैं, जो 10 अलग अलग मंडलों या किताबों में बटे हुए हैं। इमेजिन करके देखिए, इतने सारे मंत्रों को बिना कुछ लिखे सिर्फ अपनी मेमोरी के सहारे याद रखना, मतलब ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस विशाल ग्रंथ में सिर्फ मंत्र नहीं है, बल्कि कुछ बेहद चौंकाने वाली डिटेल्स भी छिपी हैं। जैसे कि इसमें लोपामुद्रा, घोषा और अपाला जैसी विदुषी महिलाओं का प्रमुखता से जिक्र है, जिन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। और नदियों की बात करें तो आपको शायद हैरानी होगी कि यमुना नदी का नाम 3 बार आया है, लेकिन गंगा का जिक्र सिर्फ एक ही बार है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। और हां, देवताओं में इंद्र सबसे प्रमुख हैं, जिनका 250 बार जिक्र है, और उन्हें पुरंदर यानी किले तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद सिर्फ वचनों का कोई साधारण कलेक्शन नहीं है। इसके 10वें मंडल में जो बातें हैं वो हमारे समाज की नींव हैं। इसी में पुरुष सूक्त है, जहां हमें वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला रेफरेंस मिलता है कि कैसे एक आदि पुरुष से समाज के अलग अलग वर्ग बने। और इसी 10वें मंडल का नासदीय सूक्त एकेश्वरवाद यानी मोनोथीज्म की सबसे पहली बात करता है। ये लिटरली एक बहुत बड़ा फिलॉसॉफिकल माइलस्टोन है। तो अब हम अपनी इस लाइब्रेरी के तीसरे सेक्शन में चलते हैं, सामवेद। ये पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया है जो संगीत से जुड़ी है। अगर आप इस सोर्स को देखें तो आपको समझ आएगा कि सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का असली जनक माना जाता है। ये ग्रंथ मुख्य रूप से सूर्य देवता को डेडिकेटेड है और इसमें मंत्रों को गाया जाता है। सामवेद की अपनी एक अलग ही पर्सनालिटी है। पहली बात तो ये कि ये पूरी तरह से पोइटिक यानी पद्य रूप में है। और क्या आप जानते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे 7 म्यूजिकल नोट्स की जानकारी मिलती है। पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसके 1549 मंत्रों में से सिर्फ 75 मंत्र ही नए हैं, बाकी सबके सब सीधे ऋग्वेद से ही कॉपी किए गए हैं। और इसे गाने वाले खास पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। खैर, अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, यजुर्वेद। ये बेसिकली यज्ञों, अनुष्ठानों और अध्वर्यु कहलाने वाले पुरोहितों का एक डिटेल्ड मैनुअल है। यजुर्वेद का स्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक है। ये अकेला ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य यानी प्रोज और पोएट्री दोनों में लिखा गया है। इसके 2 मेन ब्रांचेस हैं,
शुक्ल यजुर्वेद जो पूरी तरह से कविता के फॉर्म में है, और कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य यानी पैराग्राफ फॉर्म में है। एकदम क्लियर कट डिवीजन। इसके साथ जुड़े कुछ ग्रंथ तो सच में कमाल के हैं। शतपथ ब्राह्मण को ही ले लीजिए, ये सबसे पुराना और बड़ा है, जिसमें खेतीबाड़ी की बात है और यहीं पत्नी को पहली बार अर्धांगिनी कहा गया है। फिर बृहदारण्यक उपनिषद है, जहां फेमस याज्ञवल्क्य के गार्गी डिबेट है और पुनर्जन्म का पहला जिक्र है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का वो डीप डायलॉग है। और अतिथि देवो भव, ये लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी, ये भी यहीं तैत्तिरीय उपनिषद से आई है। चलिए अब चलते हैं हमारे 5वें और शायद सबसे अलग वेद की तरफ, अथर्ववेद। जहां बाकी वेद दर्शन की बात करते हैं, ये आम प्राचीन जिंदगी के जादू और मेडिसिन की बात करता है। इन नोट्स को देखने पर एकदम साफ हो जाता है कि अथर्ववेद बड़ी बड़ी फिलॉसफी से हटकर रोजमर्रा की प्रैक्टिकल चीजों पर फोकस करता है। इसमें बीमारियों को दूर करने के मंत्र, जादू टोना और यहां तक कि विवाह के गीत भी शामिल हैं। इसके कुछ फैक्ट्स आपको सच में हैरान कर देंगे। अथर्ववेद इकलौता ऐसा वेद है जिसके साथ कोई भी आरण्यक या फॉरेस्ट टेक्स्ट नहीं जुड़ा है। हिस्ट्री में पहली बार चांदी और गन्ने का जिक्र आपको यहीं मिलेगा। पॉलिटिक्स के नजरिया से देखें तो इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 जुड़वा बेटियां कहा गया है। और सबसे खूबसूरत बात, इसी में पृथ्वी सूक्त है, जिसमें लिखा है भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूं। क्या बात है। तो अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर, भाग 6, जहां हम इस पूरे वैदिक साहित्य को समेटकर एक मास्टर समरी देखेंगे। अब जरा इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए। ये पूरे ट्री ऑफ नॉलेज को एकदम परफेक्टली एक जगह ले आता है। यहाँ हर वेद का अपना एक खास पुरोहित है, उसका एक अप्लाइड साइंस या उपवेद है और उसकी अपनी दार्शनिक शाखाएं हैं। जैसे ऋग्वेद का कनेक्शन आयुर्वेद से है, सामवेद का गंधर्ववेद से, यजुर्वेद का धनुर्वेद से और अथर्ववेद का शिल्पवेद से। ये कोई रैंडम कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक बेहद ही साइंटिफिक और वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। तो दोस्तों, इन सबको गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है। जरा सोचिए, बिना किसी लिखित स्क्रिप्ट के सदियों तक सिर्फ लोगों की याददाश्त और सुनकर सीखने की इस परंपरा ने इतने विशाल साहित्य को कैसे जिंदा रखा? और कैसे यही मौखिक परंपरा आज भी हमारे मॉडर्न फिलॉसफिकल थॉट्स का सबसे मजबूत आधार बनी हुई है? ये सच में श्रुति परंपरा की एक ऐसी अकल्पनीय ताकत है जो हमें आज भी हैरान कर देती है ना? इस प्राचीन खजाने को एक्सप्लोर करने का हमारा आज का ये सफर यहीं पूरा होता है। दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन भारत का असली नक्शा और समाज कैसा था? आज हम एक ऐसी जबरदस्त हिस्टोरिकल जर्नी पर निकलने वाले हैं जहां सप्त सिंधु की लहरों से लेकर पुराणों के गहरे दर्शन तक का सफर तय किया जाएगा। ये कोई बोरिंग हिस्ट्री क्लास नहीं है, बल्कि अपने अतीत को एक बिल्कुल फ्रेश और नए नजरिए से देखने का एक एक्सप्लेनर है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा काफी क्रिस्प और क्लियर है। सबसे पहले ज्योग्राफी और अर्ली पॉलिटिक्स पर नजर डालेंगे, फिर गवर्निंग असेंबलीज यानी उस वक्त के पावर सेंटर्स को समझेंगे। उसके बाद सोसाइटी और एजुकेशन की बात होगी। फिर सीधे उपनिषदों की विजडम को डिकोड करेंगे और आखिर में प्राचीन कानूनों और पुराणों पर आकर अपने सफर को पूरा करेंगे। पहले बेसिक ज्योग्राफी को समझ लिया ना, तो आगे की डीप फिलॉसफी समझना बहुत आसान हो जाएगा। पहला सेक्शन है ज्योग्राफी एंड अर्ली पॉलिटिक्स, द वर्ल्ड एंड वॉर्स ऑफ द अर्ली आर्यंस। शुरुआत करते हैं उस जमीन से जहां से ये सब शुरू हुआ। उस दौर में आर्यों के निवास स्थान को सप्त सैंधव कहा जाता था, और हाँ, इनमें नदियों का रोल सबसे बड़ा था। ऋग्वेदिक टाइम की दूसरी सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती, और इसे ऐसे ही नहीं बल्कि ऋग्वेद में बकायदा नदी तमा कहा गया है, जिसका मतलब है नदियों में सबसे श्रेष्ठ। अब जरा एंशिएंट ज्योग्राफी को आज के मैप पर रखकर देखते हैं। जिसे उस वक्त शत्रुद्री कहते थे, वो आज की सतलज है। अस्किनी बन गई चिनाब और वितास्ता है हमारी झेलम। लेकिन इन सब में एक ऐसी नदी है जिस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, परुष्णी, जिसे आज हम रावी नदी कहते हैं। ये नदी सिर्फ पानी बहने का एक रास्ता नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही मैसिव हिस्टोरिकल इवेंट का एपीसेंटर थी। और वो मैसिव इवेंट क्या था? इसी परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था मशहूर दशराज्य युद्ध, यानी 10 राजाओं का महायुद्ध। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका पूरा एक्शन पैक डिस्क्रिप्शन मिलता है। एक तरफ थे भरतवंश के राजा सुदास और दूसरी तरफ 10 राजाओं का अलायंस।
और गेस व्हाट, इस एपिक बैटल में राजा सुदास की शानदार जीत हुई थी। हारने वालों में सबसे प्रोमिनेंट थे पुरु। लेकिन हिस्ट्री का सबसे मजेदार ट्विस्ट तो ये है कि आगे चलकर इन भरतों और पुरुओं के बीच पक्की दोस्ती हो गई और एक बिल्कुल नया ट्राइब बन गया जिसे दुनिया ने कुरु के नाम से जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, द गवर्निंग असेंबलीज, द पावर सेंटर्स ऑफ द वैदिक पीरियड। अब वॉरफील्ड से हटकर थोड़ा इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं। उस वक्त का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड था। सबसे बेसिक यूनिट थी ग्राम, जिसका हेड ग्रामीणी होता था। कई ग्राम मिलकर विश बनाते थे और कई विश जुड़कर जन कहलाते थे। और इस पूरे सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल असेंबलीज बनाई गई थीं। आइए इन दो मेन पॉलिटिकल बॉडीज सभा और समिति के डिफरेंस को समझते हैं। सभा बेसिकली एल्डर्स और एलीट्स की असेंबली थी। इसको आज की राज्यसभा के जैसा माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ थी समिति, जो आम जनता को रिप्रेजेंट करती थी, एक तरह से हमारी आज की लोकसभा की तरह। समिति के हेड को ईशान कहा जाता था। और सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, पर यह समिति इतनी पावरफुल थी कि राजा को अपॉइंट करने और यहाँ तक कि उसे पावर से हटाने तक का दम रखती थी। 122 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ऋग्वेद में पूरे 122 बार एक बहुत ही स्पेशल बॉडी का जिक्र मिलता है और उसका नाम है विदथ। ये आर्यों की सबसे पुरानी, सबसे एंशिएंट असेंबली मानी जाती है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि रिसोर्सेज और अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन भी यही इंस्टीट्यूशन हैंडल करता था। किसी संस्था का 122 बार जिक्र होना ही उसकी अहमियत की गवाही देता है। अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, सोसाइटी एंड एजुकेशन, द सोशल फैब्रिक एंड राइट्स। पॉलिटिक्स और पावर से निकलकर अब जरा उस वक्त के घर, परिवार और सोसाइटी का रुख करते हैं। अर्ली आर्यन सोसाइटी प्राइमरीली पेट्रियार्कल यानी पितृसत्तात्मक थी। परिवारी समाज का बेस था और घर के हेड को कुलुप या गृहपति कहा जाता था। पर वेट, पेट्रियार्कल होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वहां औरतों के राइट्स कमजोर थे। असल में अर्ली वैदिक पीरियड में औरतों का स्टेटस बहुत ही स्ट्रांग और एम्पावर्ड था। उन्हें वैदिक एजुकेशन का पूरा राइट था और उनका प्रॉपर उपनयन संस्कार भी होता था। वे पॉलिटिकल असेंबलीज और विधत में हिस्सा लेती थीं और उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स भी होते थे। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वारा जैसी कई ब्रिलियंट फीमेल स्कॉलर्स का जिक्र है। इनकी नॉलेज ऐसी थी कि इन्हें ऋषि तक का दर्जा दिया गया था। है ना कमाल की बात? उस वक्त की एक और बहुत इंटरेस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक डिटेल छिपी है इस एक शब्द में, अघन्या। अघन्या का लिटरल मतलब है ना मारने योग्य। ये टर्म स्पेसिफिकली गाय के लिए यूज होता था। ये बताता है कि वैदिक सोसाइटी में कैटल की वैल्यू कितनी ज्यादा थी। गाय सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का इतना बड़ा सिंबल थी कि उसकी पवित्रता पूरी तरह इनवायोलेबल मानी जाती थी। हमारी भाषा हमेशा हमारी सोसाइटी की वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करती है ना? और अगर उस दौर के मैरिज रूल्स को स्ट्रिक्टली टेक्स्ट के हिसाब से समझें तो सोसाइटी में जनरल मैरिजेस के साथ साथ अनुलोम विवाह भी वैलिड थे, जिसमें पुरुष हायर वर्ण का और महिला लोअर वर्ण की होती थी। इसके अलावा नियोग की प्रैक्टिस भी थी, जहां एक विधवा को अपने देवर या किसी और पुरुष से विवाह करने की इजाजत थी। ये सारी बातें हमें उस वक्त के सोशल डायनामिक्स का एक काफी प्रैक्टिकल और निष्पक्ष ओवरव्यू देती हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, विजडम ऑफ द उपनिषद्स, द अल्टीमेट ट्रूथ्स एंड फिलॉसफी। फिजिकल सोसाइटी और उसके नियम समझ लिए। अब एक ऐसी वैचारिक छलांग लगाते हैं जो हमारी फिलॉसफी का बेस है। उपनिषद वेदों के बिल्कुल आखिरी हिस्से हैं, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। टोटल 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 11 सबसे कोर माने जाते हैं। यहीं से एंशिएंट इंडियन थिंकिंग अपने सबसे डीप लेवल पर जाती है। सत्यमेव जयते, ये लाइन मॉडर्न इंडिया की आइडेंटिटी में एकदम डीपली इनग्रेन्ड है। लेकिन क्या ये पता था कि ये पावरफुल फ्रेज सीधा मुंडकोपनिषद से आता है? ये सिर्फ एक कोट या नारा नहीं है, बल्कि उस एंशिएंट फिलॉसफी का एब्सोल्यूट निचोड़ है, जो बताता है कि आखिर में हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। ऐसा ही एक और माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। खुद की पहचान का ये अल्टीमेट डिक्लेरेशन हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है।
सिर्फ यही नहीं, रीबर्थ यानी पुनर्जन्म की सबसे पहली थ्योरीज और फेमस याज्ञवल्क्य और गार्गी का वो डीप फिलोसॉफिकल डिबेट भी इसी टेक्स्ट का हिस्सा है। ये दिखाता है कि उस वक्त के इंटेलेक्चुअल्स किस लेवल के कॉम्प्लेक्स डिबेट्स किया करते थे। अब वेदों को ढंग से समझने के लिए वेदांगों को क्रिएट किया गया, और इसे याद रखने के लिए स्कॉलर्स ने बॉडी पार्ट्स का एक कमाल का मेटाफर यूज किया। जरा ध्यान दीजिएगा। व्याकरण यानी ग्रामर को मुख कहा गया, ज्योतिष आंखें हैं, निरुक्त यानी एटिमोलॉजी कान है, वहीं शिक्षा नाक है, कल्प हाथ है और छंद को पैर माना गया है। एकदम परफेक्ट फॉर्मूला। इस ह्यूमन बॉडी कंपैरिजन के बिना वेदों के इस नॉलेज सिस्टम को समझना प्रैक्टिकली नामुमकिन सा है। अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 5, एंशिएंट लॉज एंड पुराणास, द स्मृतिज एंड हिस्टोरिकल लिनेजेस। वैदिक दौर खत्म होते होते सोसाइटी ने अपने लॉज और डायनेस्टीज को प्रॉपर तरीके से कोडिफाई करना शुरू कर दिया था। इस पोस्ट वैदिक लिटरेचर में स्मृति टेक्स्ट और पुराणों का इवोल्यूशन काफी नोटेबल है। इन लीगल कोड्स को कंपेयर करें तो इवोल्यूशन बिल्कुल क्लियर दिखता है। मनुस्मृति सबसे पुरानी है, करीब 200 BC की, जिसमें कल्चरल रीजन्स को डिफाइन किया गया और नियोग प्रैक्टिस की निंदा की गई। पर थोड़े टाइम बाद अराउंड 100 BC में आती है याज्ञवल्क्य स्मृति। इसका अप्रोच काफी अलग था। इन्होंने नियोग का विरोध नहीं किया, और सबसे अहम बात, याज्ञवल्क्य स्मृति ही वो पहला डॉक्यूमेंट था जिसने औरतों को प्रॉपर्टी राइट्स दिया और विडोज को इनहेरिटेंस में सबसे पहला हक दिया। ये लॉ के फील्ड में बहुत बड़ा शिफ्ट था। और फिर आते हैं पुराणों पर, जिन्हें स्पेशली गुप्त काल में कंपाइल किया गया था। टोटल 18 पुराण हैं। राजाओं और रॉयल फैमिलीज की हिस्टोरिकल लिनेज को रिकॉर्ड करने के लिए ये एकदम वाइटल सोर्स हैं। इनमें सबसे पुराना और सबसे प्रोमिनेंट है मत्स्य पुराण। और अगर भगवान विष्णु के 10 अवतारों वाली स्टोरी की बात करें तो उसका सबसे डिटेल्ड हिस्टोरिकल मेंशन भी इसी मत्स्य पुराण में मिलता है। तो ज्योग्राफी की फिजिकल बाउंड्री से लेकर सभा समिति की पॉलिटिक्स और उपनिषदों की डीप फिलॉसफी तक ये सफर सच में अद्भुत रहा। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या ये एंशिएंट कोड्स, असेंबलीज और ये एडवांस फिलॉसफीज सिर्फ पास्ट का हिस्सा है, या इनकी गूंज आज के हमारे मॉडर्न लॉज और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स में भी कहीं ना कहीं सुनाई देती है? जरा सोचिए इस बारे में। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप एक्सप्लोरिंग, और मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम मानव इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जिसने हमारी पूरी सभ्यता का रुख ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं उस अद्भुत सफर की जब इंसानों ने अपने घुमक्कड़ और चरागाहों वाले जीवन को पीछे छोड़ते हुए एक बेहद जटिल और दार्शनिक समाज की नींव रखी। तो आज हम किन चीजों पर गौर करने वाले हैं? हमारा सफर शुरू होगा वैदिक काल के भौगोलिक संक्रमण से। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था मवेशियों से निकलकर खेती-बाड़ी तक पहुंची। फिर हम बात करेंगे बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था और वैदिक धर्म के विकास की, और अंत में हम उन जटिल कर्मकांडों और गहरे दर्शन को समझेंगे जिन्होंने इस युग को परिभाषित किया। चलिए बिना किसी देरी के हमारे पहले पड़ाव यानी वैदिक संक्रमण से शुरुआत करते हैं। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बदलाव कोई रातों रात तो हुआ नहीं होगा। अगर हम स्रोतों पर नजर डालें तो पता चलता है कि उस समय सभ्यता का जो मुख्य केंद्र था वो धीरे धीरे पंजाब से खिसककर पूर्व की ओर यानी कुरुक्षेत्र और गंगा यमुना दोआब तक पहुंच गया था। और दिलचस्प बात यह है कि पूर्व में ये फैलाव मिथिला तक जा पहुंचा। अब जब आर्य इस नए और उपजाऊ इलाके में दाखिल हुए तो जमीन के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह से बदल गया। वो अब खानाबदोश नहीं रहे बल्कि पूरी तरह से बसने लगे थे। और जब इंसान एक जगह पक्के तौर पर बसता है तो सबसे पहले क्या बदलता है? उसकी अर्थव्यवस्था। तो आइए इस दूसरे भाग पर नजर डालते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 176। ऋग्वेद में गाय शब्द का जिक्र ठीक 176 बार हुआ है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये हमें साफ तौर पर बताता है कि शुरुआती वैदिक काल में मवेशी ही धन दौलत का सबसे बड़ा और अंतिम पैमाना हुआ करते थे। ये आर्थिक बदलाव कितना गहरा था, इसे समझना बहुत जरूरी है। शुरुआती वैदिक काल की बात करें तो उस वक्त जीवन पूरी तरह से देहाती था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय युद्ध के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो था गविष्ठी, जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है गायों की खोज। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल तक आते हैं तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। समाज अब पूरी तरह से खेती पर निर्भर हो चुका था। काटक संहिता में तो 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले भारी भरकम हलों का जिक्र मिलता है।
अब लोगों की मुख्य फसल सिर्फ यव यानी जौ नहीं रह गई थी, बल्कि वे गेहूं और धान भी उगाने लगे थे। साथ ही खास तरह के चित्रित धूसर बर्तनों का चलन भी शुरू हो गया था। अर्थव्यवस्था के इस विकास का एक और बड़ा ही शानदार उदाहरण है निष्क। ऋग्वैदिक काल में निष्क असल में सोने का एक आभूषण हुआ करता था, जिसे गले में पहना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते यही निष्क लेन देन की एक प्रामाणिक मुद्रा बन गया। ये बदलाव हमें दिखाता है कि कैसे समाज एक साधारण वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम से आगे बढ़कर एक मानकीकृत और जटिल व्यापार की तरफ कदम बढ़ा रहा था। पैसे और अर्थव्यवस्था के इस नए रूप ने इंसानों के रहने और समाज को व्यवस्थित करने के तरीके को भी बदल कर रख दिया। तो चलिए अपने तीसरे विषय यानी बदलती सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आकर समाज में एक अजीब सी कठोरता देखने को मिलती है। शुरुआती दौर में जो वर्ण व्यवस्था थी वो पूरी तरह से इंसान के काम और उसके व्यवसाय पर टिकी थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हालात बदलने लगे। अब वर्ण जन्म के आधार पर तय होने लगा, जिससे समाज में वंशानुगत जातियां उभरने लगी। स्रोतों से हमें ये भी पता चलता है कि महिलाओं और शूद्र वर्ग के लिए उपनयन संस्कार पर पाबंदी लगा दी गई थी। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सत्ता और अधिकार अब कुछ ही हाथों में केंद्रित हो रहे थे। बिल्कुल इसी समय गोत्र नाम की संस्था ने भी जन्म लिया। ये समाज द्वारा अपने वंश और सामाजिक ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए सख्त नियमों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसने बहिर्विवाह को अनिवार्य कर दिया, जिसका सीधा सा मतलब था कि अब किसी को भी अपने विशिष्ट वंश या गोत्र के बाहर ही शादी करनी होगी। अब जब समाज और अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बदल रहे थे, तो भला धर्म कैसे अछूता रहता? आइए चौथे भाग में वैदिक धर्म के विकास को समझते हैं। शुरुआती वैदिक काल में लोग पूरी तरह से प्रकृति की विशाल ताकतों पर निर्भर थे। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ऋग्वेद में पूरे 250 सूक्त अकेले इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र, जिन्हें वर्षा का देवता और किलों को नष्ट करने वाला पुरंदर भी कहा जाता था। ये दिखाता है कि उस समय प्राकृतिक शक्तियों का समाज पर कितना गहरा प्रभाव था। वहीं दूसरी ओर अग्निदेव के लिए 200 सूक्त रचे गए। अग्नि की भूमिका उस वक्त बहुत ही अहम थी। उन्हें देवताओं और इंसानों के बीच का सबसे जरूरी मध्यस्थ माना जाता था। लोग मानते थे कि अग्नि में दी गई आहुतियां ही सीधे देवताओं तक पहुंचती हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आगे बढ़ते हैं, यज्ञ और कर्मकांड इतने बड़े और जटिल हो गए कि उन्हें संपन्न कराने के लिए बेहद खास और विशेषज्ञ पुरोहितों की जरूरत पड़ने लगी। हर वेद और अनुष्ठान के लिए अलग अलग विशेषज्ञ तय कर दिए गए। जैसे ऋग्वेद के मंत्रों से देवताओं को बुलाने के लिए होत्र, सामवेद के गायन के लिए उद्गाता, यजुर्वेद के कर्मकांडों के लिए अध्वर्यु और पूरे यज्ञ की सही तरीके से देखरेख करने के लिए ब्रह्मा की भूमिका निर्धारित कर दी गई। और ये जटिलता हमें इस युग के सबसे चरम बिंदु तक ले जाती है, जो है हमारा 5वां और आखिरी विषय, जटिल कर्मकांड और दर्शन। देखिए, इस दौर के यज्ञ अब वो पुरानी साधारण प्रार्थनाएं नहीं रह गए थे। शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में जिन बड़े बड़े यज्ञों का जिक्र है, जैसे अश्वमेध जो साम्राज्य फैलाने के लिए होता था, राजसूय जो राजा के राज्याभिषेक के लिए था, या फिर पुरुषमेध और खेती शुरू करने से पहले होने वाला सीता यज्ञ, ये सब बहुत ही विशाल आयोजन थे। इन यज्ञों का सीधा मकसद सत्ता को मजबूत करना और कृषि का विस्तार करना था। और जाहिर है, इन बड़े आयोजनों ने समाज में ब्राह्मणों के प्रभाव को कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना? इन विशाल और खर्चीले कर्मकांडों के खिलाफ एक बौद्धिक विद्रोह भी पनपने लगा था, और इसका सबसे बेहतरीन और प्रामाणिक सबूत हमें मुंडकोपनिषद में देखने को मिलता है, जहां इन अनुष्ठानों की बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आलोचना की गई है। अब ये जो एक वाक्य है ना, यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सच कहूं तो ये मुंडकोपनिषद का कथन पूरे उपनिषद काल के वैचारिक विद्रोह को सिर्फ कुछ ही शब्दों में समेट लेता है। इसने लोगों का ध्यान बाहरी दिखावे वाले कर्मकांडों से हटाकर अपने भीतर झांकने, खुद को जानने और सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान को पाने की तरफ मोड़ दिया। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। कर्मकांडों के खिलाफ उठी इसी वैचारिक लहर ने भारतीय दर्शन की कई अद्भुत और विविध शाखाओं को जन्म दिया। एक तरफ कपिल का सांख्य दर्शन और पतंजलि का योग था, तो दूसरी तरफ गौतम का न्याय और कणाद का वैशेषिक दर्शन।
यहाँ तक कि विशुद्ध भौतिकवादी विचारधारा वाले चार्वाक दर्शन ने भी इसी समय अपनी जगह बनाई। इन सभी अलग अलग विचारधाराओं ने मिलकर भारतीय चिंतन की वो मजबूत नींव रखी जिस पर आने वाली कई सदियां खड़ी होने वाली थीं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमें खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। उत्तर वैदिक काल में जो ये गहरे सामाजिक और वैचारिक बदलाव आए, चाहे वो कठोर जाति व्यवस्था का उदय हो या फिर उसके खिलाफ उठा वो शानदार दार्शनिक विद्रोह, इन सब की गूंज आज की हमारी इस आधुनिक दुनिया में, हमारे आज के समाज में किस तरह सुनाई देती है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नई और दिलचस्प चर्चा के साथ।